हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात पर करी थी, जिस प्रिंसिपल का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल में हमने जो प्रूव करा था बैलेंस कंडीशन में कि P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। आज का जो हमारा लेक्चर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है, तो अंत समय तक इस लेक्चर में आप बने रहें, बीच में इसको स्किप नहीं करें, क्योंकि मैं व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड जो है काफ़ी बेसिक न्यूमेरिकल आपके सामने जो है सोल्व करने वाला हूं। तो आप अंत तक वीडियो पर बने रहे और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें और स्टेप बाय स्टेप समझने के बाद आप जो है इसके नोट्स कंप्लीट करें। यदि आपने पिछले मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हैज़ वन से अभी तक के जितने भी मेरे लेक्चर है वो सारे लेक्चर आप स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि जब तक आपको पिछला याद नहीं होगा आगे के जो लेक्चर है वो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो नोट्स अगर बनाने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए खुशखबरी होने वाली है, बता दूं मैं आपको कि एमपी गवर्नमेंट ने अभी ये जो समीक्षा बैठक करी है उसमें ये डिसाइड करा है कि आने वाली 25 या 26 तारीख से संभावित जो है हमारी 11-12 क्लास चालू होने वाली है। तो हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं उसके लिए और नोट्स बनाना चालू कर दें। सारे पिछले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियो के जो है लिंक दे रखे हैं, वो वीडियो आप एक एक पोस्ट करके नोट्स बना लें। और यदि उनसे रिलेटेड कोई आपको डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको पिछले लेक्चर में थोड़ी सी क्वालिटी आपको जो है लो मिले। मैंने हर एक लेक्चर के बाद क्वालिटी को बेटर करने की कोशिश करी है और आने वाले लेक्चर में और उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होने वाले हैं काय के ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर। और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, अपने को मालूम है कि P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। अब P/Q इज इक्वल टू R/S क्या होता है, तो कि ये किसी भी पैरेललोग्राम में कनेक्ट कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की साइड का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। उसको हमने पिछले लेक्चर में प्रूव भी करा था। अब मैंने टाइम सेविंग के पर्पज़ से दो न्यूमेरिकल आपके सामने जो है राइट कर रखे हैं, दोनों को हम ध्यान से देखें, फिर हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो फिगर हमको दिख रहा है ये हमको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है। आप देखें इसमें कि ये वाली साइड कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये वाली साइड कोरेस्पॉन्डिंग साइड है, और यहाँ पे एक डायगोनल में ये रेजिस्टेंस कनेक्ट है, एक डायगोनल में जो है बैटरी कनेक्ट है। अब इसमें क्या होगा कि हम देखें यहाँ पे कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। यदि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है तो हम इसके ऊपर इस प्रिंसिपल को यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं। और इसमें हमसे पूछा क्या है कि ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 15 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये 3 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट है। और जब 3 वोल्ट की बैटरी के साथ इन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस वोल्टेज के साथ कितना करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। यानी कि बच्चों हमको इसमें करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और आपको पता है कि ओम्स लॉ में हमको बताया था कि I इज इक्वल टू V/R होता है, यानी कि आपको करंट निकालने के लिए वोल्टेज जो कि आपको गिवन है और रेजिस्टेंस, यानी कि इन पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। तो हम इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें, तो हम पहले अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो जो है वो ये वाली साइड और ये वाली साइड के रेशियो के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि ये जो बीच में थर्ड साइड आपको दिख रही है ये आपको डिस्टर्ब करने वाली है, क्योंकि अभी हमको ऐसा लग रहा है अगर हम प्रिंसिपल को यूज़ नहीं करें तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये करंट यहाँ से जो है 2 रास्तों में डिवाइड होगा, यहाँ आएगा फिर डिवाइड होगा, ऐसा हमको दिख रहा है। लेकिन जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो हमको पता है कि जो बीच वाली साइड होती है उसमें करंट 0 होता है। तो पहले हमको इसको अप्लाई करके देखना है कि बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। और आपको पता है कि अगर बैलेंस कंडीशन में होगा तो इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा, इस शर्त को ये पूरा करेगा। तो देखते हैं, ये P है ये Q है, तो P और Q का रेशियो जो है वो 3/5 है, और इधर जो है 9 और 15 है, तो इसको डिवाइड कर दें हम 3 से, 3 3 × 9, 3 5 × 15, यानी कि ये भी 3 और 5 है, यानी कि ये रेशियो जो है इक्वल आ रहा है, यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल की बैलेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम यूज़ करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए, तो बैलेंस कंडीशन में तो ये वाला जो करंट होने वाला है बच्चों, ये वाला जो करंट है ये 0 हो जाएगा। अब हमारे पास बची कौन सी, 4 साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो 3 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से जो करंट जाएगा तो वो करंट डिवाइड होने वाला इस ब्रांच में और इस ब्रांच में। तो हम ऊपर वाली ब्रांच को लेते हैं, तो ऊपर वाली ब्रांच में मान लो I1 करंट गया, तो ये I1 करंट यहाँ पे आएगा इस टर्मिनल पे। इस चाहो तो इस टर्मिनल को हम नाम दे दें यहाँ पे C और ये D,
तो ये एक प्रकार से पैरेललोग्राम हो गया। अभी सी पॉइंट पे नीचे करंट 0 है, यानी कि जितना I1 करंट यहाँ आया था वही करंट इसमें जाने वाला है। तो जब 5 ओम के रेजिस्टेंस में भी I1 करंट जाएगा तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब हमने सोल्व करा था पिछले लेक्चर में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता है, तो दोनों में सेम करंट जा रहा है। तो ये 3 और 5 जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। और आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो कुल मिला के 3 और 5 कितने हो गया 8 ओम। तो ये 8 ओम जो है ऊपर वाली ब्रांच का हो गया। अब नीचे वाली ब्रांच का हम देखेंगे तो 9 और 15 कितना हो गया 24। तो ये 24 जो है ये वाला और ऊपर वाला दोनों पैरेलल में होगा, क्योंकि इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट डिवाइड हो रहा था। फिर से रिपीट करूं, ये दोनों ब्रांच सीरीज में हमने सोल्व करी जिनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 8 ओम। ये दोनों ब्रांच को हमने सीरीज में सोल्व करा तो इक्विवेलेंट आएगा 9 और 15 कितना 24 ओम। अब ये जो ऊपर वाला 8 ओम और 24 ओम है ये दोनों आपस में पैरेलल होगा। तो मैं पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सोल्व करता हूं। तो आपको पता है पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो बच्चों 1/8 प्लस 1/24, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, समांतर क्रम में होता है। अब यहाँ से हम R इक्विवेलेंट निकाल लें तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बच्चों एलसीएम आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो R इक्विवेलेंट हमको मिल गया यहाँ से 6 ओम। अब आपको पता है कि हमको R इक्विवेलेंट मालूम पड़ गया पूरे सर्किट का 6 ओम है और इसमें 3 वोल्ट की बैटरी के साथ ये अटैच है। तो करंट कितना होगा, तो ओम्स लॉ को यूज कर लें बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को यूज करेंगे तो I इज इक्वल टू होगा V/R। अब आपको पता है बच्चों कि I इज इक्वल टू V हमको दे रखा है 3 वोल्ट और अपॉन में रेजिस्टेंस R 6 ओम। तो ये 6 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से हमको करंट की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 0.3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0.5 एम्पियर। ये जो 0.5 एम्पियर करंट है ये करंट हमको मिल गया इस वाले सर्किट के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि ये जो करंट इस ब्रांच में जा रहा है हमसे यही पूछा था कि I की वैल्यू कितनी होगी, तो हमको I की वैल्यू मिल गई 0.5 एम्पियर। ओके, अब सेकंड वन पे बात करते हैं अपन। जो सेकंड नंबर वाला जो डायग्राम है इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें। इसमें हमको जो है क्या करना है, तो इसमें भी आप देखिए कि सर्किट थोड़ा अलग टाइप से बना हुआ है, ऐसा टाइप में सर्किट नहीं बना हुआ। तो हमको पहले इसको चेकआउट करना है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या कोई दूसरा सवाल है। हम इसको चेकआउट करते हैं। तो चेकआउट करने के लिए देखिए हमको क्या कर रखा है यहाँ पे कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। ये पूरे जो है ये ए और सी के बीच में ए और सी के बीच में कनेक्ट है। तो हम पहले देखें कि ये ए और सी है, तो अगर मैं इसको डी पॉइंट दे दूं, इसको बी पॉइंट दे दूं, तो इस तरह से यहाँ पे 4 पॉइंट हो जाएंगे, 4 टर्मिनल हो जाएंगे। कौन कौन से, ए बी सी और डी। अब ये जो 4 टर्मिनल है इन 4 टर्मिनल को हम अगर व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह थोड़ा सा रफ डायग्राम बना के देखें तो रफ डायग्राम में क्या होगा, देखिए आप कि ये ए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसका रफ डायग्राम। सपोज मैंने ये ए लिया, ये इस तरह का जो है मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट बनाने वाला हूँ, एक रफ डायग्राम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अगर यहाँ पे मान लो मैंने जो है ए दिया और यहाँ पे सी दिया, तो आप देखो ए और सी के बीच में जो है यहाँ पे मैं इसको बी दे दूँ और इसको डी दे दूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ए और बी के बीच में क्या कनेक्ट है, तो आपको दिख रहा है सीधे सीधे कि ए और बी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो मैं यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब आप देखेंगे आगे कि उधर से ए और डी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है। कहाँ है ए और डी, ये रहा ए और डी। ए और डी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया ए और डी के बीच में। अब इसमें क्या होगा, फिर यहाँ से देखें कि डी और सी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो डी कहाँ पे रहा, ये रहा डी और ये सी। तो डी और बी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस हमको कनेक्ट कर देना है। ये हमने 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कौन सी साइड बची है, बी और डी। आपको बी और डी के बीच में कुछ दिख रहा है, तो ये रहा बी और ये रहा डी। बी और डी के बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो ये यहाँ पे जो है हम इस तरह से जो है इसमें 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। अब एक साइड और बची है, कौन सी वाली साइड, बी और सी वाली साइड। अब आप देखें बी और सी वाली साइड में क्या है, तो ये रहा बी साइड
और ये रहा सी, तो बी और सी के बीच में यहाँ से ये देखिए आप 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो यहाँ पे जो है हम 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। ये हमने जो है 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब इस 3 ओम के रेजिस्टेंस में देखिए पूरा जो सर्किट है ये एक प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है, अभी हम इसको चेक करेंगे। अब देखिए बैलेंस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये दोनों साइड का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। तो पहले ये बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं है, अगर ये दोनों बैलेंस कंडीशन में होंगे तो बीच वाली साइड नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब यही वाली साइड हमको कर रही है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ा कठिन होता है। तो हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए 2 और 3 का रेशो 2/3, 4 और 6 का रेशो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी 2 3 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों साइड का रेशो और इन दोनों साइड का रेशो आपस में इक्वल है। दैट इज क्लियर दैट कि ये जो डायग्राम है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ पे ये वाली जो साइड है ये वाली ब्रांच को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है, ये रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका कोई रोल नहीं है बैलेंस कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में इन चारों रेजिस्टेंस का हमको केवल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही बच्चों ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब आप ये देखें कि ये दोनों साइड कैसी है, ये दोनों साइड सीरीज है, ये दोनों साइड सीरीज है। तो आप पहले इनको दोनों को सीरीज में सोल्व कर लो। तो 2 और 3 को सीरीज में सोल्व करेंगे, 2 3 कितना हो गया 5, 2 + 3 बराबर 5 ओम। फिर नीचे वाले दोनों को सीरीज में सोल्व करेंगे तो इनका आर इक्विवेलेंट डैश जो होगा 4 और 6 कितना हो गया 4 + 6 = 10 ओम। अब ये दोनों जो है ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच आपस में पैरेलल है, समांतर क्रम में है, क्लियर हमको दिख रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा। तो इनको पैरेलल में सोल्व करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/5 + 1/10, और 1/5 और 10 को हम सोल्व करेंगे तो 10 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, तो ये आ गया 3/10। ठीक है, तो यहाँ से हमको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/10। तो यहाँ से जो है और करके हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/3 ओम, जो भी आएगा डिवाइड करके हम इसकी वैल्यू को सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी डिफ़िकल्ट सर्किट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को दिमाग में लेके उसके बेस पे हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बात करी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह से सोल्व आउट करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने अगर इस लेक्चर को अगर पूरा देखा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड जितनी भी क्यूरी आपकी न्यूमेरिकल से रिलेटेड है वो सारी आपकी सोल्व हो गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं कुछ कमी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।